फॉर केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही कुछ था ना। देखिएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है तो डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है तो डेल्टा एस सराउंडिंग, बट डेल्टा एस टोटल या तो जीरो आएगा या ग्रेटर देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो नहीं आएगा, पहले बड़ा। इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। और जब फेज चेंज होता है, क्या चीज, जब फेज चेंज होता है तब डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, डेल्टा एच अपॉन टी। तो आप लिखो जल्दी से, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिलेबस में आपको बताता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स तक आएगा आराम से, और मैंने पहले बता दिया सेकंड लॉ से पहले तक, यानी फर्स्ट लॉ के एंड तक, समझ गए ना। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ तक आपको तैयार करके जाना है। अपडेट हो जाएगा ऐप पर, अच्छी बात है, नहीं होगा इतना तो आप पढ़ के जाओ। मैंने हो सकता है इसके बाद भी आ रहा हो, लेकिन मैं आपसे इतने में कर लूँगा कि इतने तक कोई क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। लिख लिया? फिर लिखो इसको दोबारा से, जल्दी लिखते हो, जल्दी जल्दी लिखो, बैठे नहीं रहेंगे। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। तो हमारे पास आ जाएगा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। ओके, तो लिखिएगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू टी डेल्टा एस टोटल। चक्कर लोगों ने सही लिखा है। देखो, टी अपॉन टी है बको, यस, एलसीएम लेंगे, टी यहाँ जाएगा टी वहाँ जाएगा, तो मैंने ये लिखा है, यहाँ लिखना भूल गया था, टी लगा लेना कुछ। फिर मैंने साइन बदल दिया, इधर माइनस साइन कॉमन ले लिया। और आप जानते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है? पढ़ लो, कल पढ़ा के हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। तो ये लिखा, डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या कभी डेल्टा एस टोटल जीरो हो सकता है? गुड मॉर्निंग। क्या कभी डेल्टा एस टोटल जीरो हो सकता है? तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? सामने लिखा तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल लिखा है। सबसे लास्ट वाली स्टेप दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, ये वाली लाइन से आंसर मिलने चाहिए, समझ गए ना। सोने नहीं आए। और कोई पानी वानी नहीं पिएगा, ब्लू कलर की बोतल बैग में डाल दो। हाँ, बैग में डाल दो, बिना पूछे नहीं एक्टिविटी करनी है। हाँ सुनो, तो मैंने बोला, क्या कभी किसी प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जीरो हो सकता है? कौन सी प्रोसेस में? तो अगर डेल्टा एस टोटल जीरो होगा तो डेल्टा जी सिस्टम, तो यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? याद करो, हम पहले से पढ़ाते रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा जी, अगर कोई प्रोसेस डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। जो आज तक हम सब कुछ बोलते रहे कहीं पर भी कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी जीरो होता है रिएक्शन को रिवर्सिबल मानेंगे, बोलते रहे ना, उसका प्रूफ कहीं नहीं दिया गया आज तक आपको। ये रहा उसका प्रूफ, केवल यहाँ मिलेगा और उसके बाद कभी नहीं मिलेगा।
कई बार हमसे बच्चे पूछते थे, सर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिवर्सिबल, सॉरी डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस क्यों है? हम नहीं दे सकते थे आंसर। हाँ, आज देंगे, इसके बाद फिर नहीं दे पाएंगे आंसर, क्योंकि जब हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे किसी को तो नहीं दे पाएंगे, और इसको किसी को बताएंगे तो जानते हो क्या लगेगा बच्चे को, सर घुमा रहे हैं, जिसको नहीं पूरा पढ़ाया होगा चैप्टर में, और डायरेक्ट मैं ये बताना शुरू कर दूं तो उसे लगेगा ना क्या क्या बता रहे हैं सर, कुछ का कुछ जवाब दे दिया। इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ, डेल्टा जी नेगेटिव कब आता है, जीरो कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, उससे क्या इफेक्ट आते हैं, ये सारी चीज यहाँ से प्रूव, और ये ना इसके बाद मिलेंगी प्रूव होने के लिए, ना यहाँ में पहले मिलेगी। लिख लिया, जल्दी लिखो, लाइन चेंज करके। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इक्वल टू जीरो, कॉमा डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू जीरो, राइट। फिर लिखिएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मालूम है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, कॉमा देन, या देन करके लिखो, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन जीरो। तुमने लिख लिया क्या? नहीं लिखा? सही कर लो, लेस देन जीरो। नहीं, कुछ लोगों ने लिख लिया है, और वो लेस देन का साइन दोबारा से काट के हट के दोबारा लिखना, वही ओवर राइटिंग मत करना। ग्रेटर कैसे होगा, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग बच्चों, दोबारा पूछ लेता हूँ, यहाँ देखो डेल्टा एस टोटल क्या है, और यहाँ डेल्टा जी दिख रहा है। अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? अगर ये वैल्यू जीरो है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? ये तीन चीजें बता रहा हूँ जिसे आप देख के नहीं लिख रहे हो। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये इम्पॉसिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी प्रोसेस हमें करानी पड़ रही है। डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो, देन डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। गुड मॉर्निंग, सुनाई देगी स्टेटमेंट? लिखो लाइन चेंज करके, देन वी हैव टू, देन वी हैव टू क्राइटेरिया, टू criteria to judge the spontaneity of reaction. We have two criteria to judge the spontaneity of reaction. We have two criteria to judge the spontaneity of reaction. We have two criteria to judge the spontaneity of reaction. लिख लिया? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पहचानने का तरीका है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? नेगेटिव क्या होना चाहिए, और डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? पक्का? तो लिखो लाइन चेंज, दैट इज नंबर वन डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ऐसे लिखते हैं, जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बोलता हूँ ना तो ये ब्रैकेट में लगा के टीपी लिख देते हैं। डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज लेस देन जीरो, इज लेस देन का साइन होता है। यहाँ बैठने वाले धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, यहाँ पहले कोई और बैठता था ना, वो गए, यहाँ कौन बैठता था? नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पे आप, तो सेकंड पे बैठते थे, यहाँ भी कोई और बैठता था। आपने आंसर दिया था ना वो पीवी पावर गामा के फॉर्मूले, याद हो गए? तो खड़े, तो मैंने कहा याद हो गए। हाँ बताओ। और दो ही है, तीसरा नहीं है। अच्छा चलो, तो ये बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? बैठने को मैं बोले ही नहीं है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ? अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी, अच्छा पहले तो घबराओ मत, कुछ नहीं डांटने वाला हूँ, कुछ नहीं कहने वाला हूँ, बस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हम हाईलाइट हो रहे हैं तो हमें, अगर सर बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो याद भी रखें। अगर आप नहीं पढ़ोगे, कोई भी अगर किसी को ये लगता है कि सर हमसे पूछते हैं फिर भी हम नहीं पढ़े, तो फिर नुकसान आप लोगों का हो जाएगा और कोई दिक्कत। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नहीं याद आ रहा है? अच्छा वेलोसिटी का बता दो। और मुझे लगता है ये फॉर्मूला ये होना चाहिए, 2.18 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2 इंटू n1/n2 अंडर रूट p1/p। क्यों नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता? तो 2.18 इंटू, सॉरी 2.18 इंटू 1/n1 इंटू 1/n2 हो सकता है, तो यार ये भी हो सकता है फिर, सब हो सकता है। टेस्ट है ना आप लोगों का भी सैटरडे संडे में, कब है? एटॉमिक तो आएगा ही मुझे लगता है, मोल कॉन्सेप्ट भी आएगा। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बेटा। अच्छा चलो, कौन सा फॉर्मूला आता है आपको वो बताओ, और जिस चैप्टर में आता है वो बताओ। अच्छा मैं पूछूं, इनऑर्गेनिक पढ़ी है? इनऑर्गेनिक थोड़ा और। अच्छा चलो ये बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री। गैस स्टेट में पूछ लेता हूँ, यूआरएमएस, यूएमपीएस, क्यों नहीं याद? बैठो, याद करो भाई, आप लोग याद नहीं करते हैं। चलो लिखो जल्दी से। ओके, डेल्टा जी सिस्टम तो मैंने लिखा है, वी हैव टू क्राइटेरिया टू जज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर 1, डेल्टा जी लेस देन जीरो, लिख लिया, और लेस देन का साइन ऐसे लगाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। भाई सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा एस टोटल की बात की जा रही है, यही तो हुआ। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो, ये दो क्राइटेरिया हैं जिससे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अब कई बार क्वेश्चन होता है कि ये रिएक्शन है वो एंथैल्पी ड्राइवन है या एंट्रोपी ड्राइवन है, ये भी बता देता हूँ। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी ड्राइवन या एंथैल्पी सपोर्टेड, और रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो हम बोलते हैं उसे एंट्रोपी सपोर्टेड। लिखो, इफ, लाइन चेंज कर लिखो, कोई पॉइंट नहीं है, बस डायरेक्ट, इफ reaction is endothermic, then reaction is endothermic, then if reaction is endothermic, comma कर लो, delta H equal to positive, delta H equal to positive, then reaction is entropy supported or entropy driven, then reaction is entropy supported or entropy driven, entropy supported or entropy driven। फिर लिखो लाइन, if reaction is exothermic, exothermic, delta H equal to negative, if reaction is exothermic, delta H equal to negative, then reaction is enthalpy supported or enthalpy driven, enthalpy supported or enthalpy driven, enthalpy supported or enthalpy driven। हो गया? बस ये बातें लिखनी, लाइन चेंज करके लिखिएगा। कोई नहीं, ऐसे ही हम कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो, डेल्टा जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गुड मॉर्निंग बच्चों।
और एक बात और याद रखो, जब कभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप नहीं बता पाते हैं, तो उस बात को बहुत देर तक दिमाग में मत रखना कि क्लास के अंदर बेइज्जती हो गई या क्लास में तो भाई बहुत सारे बच्चों को ये फील होता है, नहीं सोचने का है, क्योंकि इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती कहाँ से होगी। पढ़ाई करो, स्टूडेंट की कभी कोई इज्जत और बेइज्जती का चक्कर नहीं होता, समझ गया ना। अगर हम सब सेम क्लास में, आपको ऐसे किसी स्टूडेंट की बातों में नहीं आना है जो आपको इस टाइप से डिस्टर्ब करता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि फिर तो हम कभी किसी बच्चे से पूछ ही नहीं पाएंगे कुछ भी, फिर पढ़ाने कैसे आएंगे। और ऐसी चीज ना आपको सोचनी है और ना ऐसी चीजों को दिमाग में लाना है कभी किसी को भी। वो देखो, उससे मैं हर बार पूछता हूँ कि वन मुल्क के लिए सीपीएम क्या होता है, वो अभी भी नहीं बताएगा, फिर भी खुश है भाई। कोई बात नहीं, चलता है तो। अभी पूछूंगा, चिंता मत करो। ओके चलो, यहाँ देखो बोर्ड पे, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला हुआ है, ये रहा हमारे पास डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी नहीं, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड रिमार्क। रिमार्क, क्या रिमार्क होगा ना, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, किस टाइप की होगी, इसका रिमार्क बात की जाएगी। तो आपको आराम से पेज फोल्ड करके 4 कॉलम बना लेने, इक्वल साइज के बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, स्केल का कोई यूज नहीं करेगा। 4 पेज फोल्ड करो, 4 कॉलम बन जाएंगे जल्दी से। मैंने भी स्केल का यूज नहीं किया है। नहीं, तब भी नहीं यूज करोगे, हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी, 4 कॉलम बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखो डेल्टा एच, दूसरे में लिखो डेल्टा एस, तीसरे में लिखो डेल्टा जी, और लास्ट में लिखो रिमार्क। थोड़ी राइटिंग छोटी छोटी लिखोगे तो सब आ जाएगा आराम से। अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ फर्स्ट केस में कि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, जरा सोचो इस फॉर्मूले में, डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, सुनाई नहीं दे रहा, और नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, सुनाई नहीं दे रहा, पक्का। तो लिख लो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। आप लोग मुझसे कह रहे थे ना मैं लेट आया, सही है बेटा। तो गलती सर की हो सकती है, खुद की कोई गलती नहीं होती। ये देखो, लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास में अभी 9:15 आ रहे हैं। लिखिएगा दूसरा, इफ डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, पॉजिटिव लिख लो ऑलवेज, थोड़ा जल्दी लिखने का है, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, लिख लिया। तो अब साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो जरा ध्यान से, ये भी पॉजिटिव है पको, यस, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो साइन नेगेटिव, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो साइन, तो लिखो इसमें 2 पार्ट बन गए। नंबर 1, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस। ऐसे केस में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा हो गया, टी डेल्टा एस का, और टी डेल्टा एस का ज्यादा हो गया तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, साइन कैसा आएगा, ओब्वियसली ऊपर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आएगा, यस नहीं। सोचो यहाँ डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना,
और टी डेल्टा एस भी हमारे पास, सॉरी डेल्टा एस कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम है, दैट्स व्हाई साइन पॉजिटिव। नहीं नहीं, पॉजिटिव आना अलग बात है। अच्छा चलो, 2 इंटू टू इक्वल टू कितना होता है, 4, और 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। क्या ये दोनों एक ही बात है? सही समझ, ये वाला 4 ये नहीं हो सकता, ये दोनों 4 अलग अलग हैं। जिनको सेम लगते हैं वो लोग हैं जो फ्यूचर में ये गलती करने वाले हैं। 3 इंटू थ्री इक्वल टू 9, तो 3 प्लस 3 इंटू 9, समझ गए ना गलती? अगर ये सेम आते तो फिर ये गलती होती। मैं एक्चुअली उसी कंसेप्ट पे जाता हूँ। आपको क्या डिजिट सेम लगता है, आपको लगता है वही बात होगी, वही बात नहीं होगी भाई, आप साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ आएगा वैल्यू पॉजिटिव, रिएक्शन सॉरी कमेंट नॉन स्पॉन्टेनियस, बिना देखे तो नहीं लिख रहे हैं। हाँ, देखिए नेक्स्ट, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी केस बन जाएगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो ये आएगा वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, एट हाई टेम्परेचर डेल्टा एच क्या है हमारे पास, नेगेटिव। गुड मॉर्निंग, डेल्टा एस क्या है, नहीं डेल्टा एस नेगेटिव है, तो अच्छा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो गया। हाँ ठीक है ठीक, फिर तो यहाँ लिख लेना स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होगा ना प्रोसेस, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, अच्छा इसमें नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, और टेबल क्लोज। अब प्रॉब्लम ये सर, हमें कैसे पता है कौन सा टेम्परेचर हाई है कौन सा लो है, तो टेबल क्लोज करो, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना होता है, इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? अच्छा टोपी मास्टर आप बताओ, डेल्टा जी क्या होगा, हैं? जोर से बोलो, कहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा, जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा, सुनाई नहीं दे रहा किसी से भी मुझे? अच्छा ठीक है, पेज पलटो, आज ही पढ़ा है, जस्ट स्टेबल के ऊपर, जस्ट स्टेबल के ऊपर, मिल गया पॉइंट। इफ के ऊपर जाओ थोड़ा सा, क्राइटेरिया था उसके ऊपर जाओ, पी एफ टू क्राइटेरिया, उसके ऊपर वाले 3 पॉइंट फॉर इक्विलिब्रियम, नहीं लिखा है? चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट डेल्टा जी सॉरी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0, देखा है, वहां लिख लो एट इक्विलिब्रियम। अरे यार तुम्हें रिवर्सल का मतलब नहीं पता, इस प्रोसेस में समझाया था ना, हर पॉइंट पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, रिवर्सल की डेफिनेशन पढ़ो, कुछ याद ही नहीं है आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत बता के काम चल रहा होगा, यहाँ समझ नहीं रहा है, मिल गया? दोबारा बताता हूँ, गुड मॉर्निंग, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हमेशा 0 होता है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हमेशा किस पर, और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी, दोबारा अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा जी, अगर स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 इसका मतलब
ये दोनों बिल्कुल रिलेवेंट है और रिलेटेड है, हमेशा याद रखना, हर जगह काम आने वाले। इस चैप्टर से तो निकल जाएंगे, लेकिन बाकी सब जगह ये वर्ड्स यूज होने हैं हमारे पास, और आप इनको भूल गए। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी, यही तो चलेंगे। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो हमें करानी पड़ती है, उसके लिए डेल्टा जी ग्रेटर देन जी। जो अपने आप नहीं होती रिएक्शन, उसे हमें करानी पड़ती है, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 लिखिएगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में, टी इक्वल टू टी क्यू। हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, याद आया? गुड मॉर्निंग। डेल्टा जी इक्वल टू क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो लिख लो जल्दी से इसको। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम पर? पक्का? तो टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे? टी क्यू। तो जरा देखो ध्यान से, टी ई क्यू इक्वल टू हमारे पास आ गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। नहीं दिखाई दे रहा कुछ? आ गया? इसको जरा ध्यान से देखो, ये भी लिखा हुआ है इसी लास्ट वाले को, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एस इक्वल टू, मैंने कहा था जहां पर फेज चेंज होता है वहां रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बोथ फेज आर इन इक्विलिब्रियम एट मेल्टिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, बताया था। इसीलिए मैंने वहां कहा था जहां फेज चेंज होता है वहां हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। लगाते नहीं, होता है। ये रहा सामने प्रूफ। उस समय गिब्स नहीं पढ़ाया था, दैट्स व्हाई नहीं बोला। उस समय बोल देता आधे ज्यादा रोने लग जाते, पता नहीं कहाँ से पढ़ा दिया सर आपने, जबकि वहां था, हम बस छुपाए हुए थे कि देखो बाद में बताएं। चलिए लिखिएगा लाइन चेंज करके। इफ टेम्परेचर, if temperature T is greater than TEQ, then it is considered as high temperature. If temperature T greater than TEQ, मतलब अगर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा है तो हम उसको हाई टेम्परेचर मानें। If T greater than TEQ, then consider high temperature. फिर लाइन चेंज, if T less than TEQ, लाइन चेंज करके, if T less than TEQ, then temperature is considered as low temperature. Then temperature is considered low temperature. हो गया? बस यही, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर होते हैं। गुड मॉर्निंग। लिखो लाइन चेंज करके। नॉन पीवी वर्क पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, नॉन पीवी लिखो। नॉन पीवी वर्क सब हेडिंग है। अब देखो, चैप्टर हो गया खत्म, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। चैप्टर की छोटी मोटी चीजें चल रही हैं जो मैं आपको इंटर रिलेटेड करके बता रहा हूँ। कहीं पर एक आध क्वेश्चन कंसेप्चुअली मिल सकता है, उन चीजों को रिलेट करके बता रहा हूँ। गिफ्ट एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स, इसलिए समझा रहा हूँ। लिखिएगा डेल्टा जी एंड नॉन पीवी वर्क, डेल्टा जी एंड नॉन पीवी वर्क सब हेडिंग है, सब गिफ्ट एनर्जी में चल रहा है। डेल्टा जी एंड नॉन पीवी वर्क, ये जितने भी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ इन पे एक आध क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो आगे की थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी बहुत है, उसमें क्वेश्चन दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपको अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो सेकंड लॉ शुरू किया है, कौन सा लॉ, उससे पहले जितना भी पढ़ा है ना, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ तक, वो सब आपके लिए बहुत बहुत बहुत, वो अगर आपने कर लिया ना, बहुत कुछ कवर अप हो जाएगा। लिख लिया? लिखो लाइन चेंज करके। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ा है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जल्दी जल्दी लिखना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो उसी से मैं गिब्स थ्योरी तैयार कर दूंगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, थोड़ा फास्ट लिखना। du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होता है? वर्क, या टोटल लिख लेना, टोटल। तो du इक्वल टू डी क्यू प्लस वर्क, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पीवी वर्क होता है, एक नॉन पीवी वर्क। तो हम लिखेंगे पी एक्सटर्नल डीबी बको यस, मतलब मैं ये लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, एक होगा हमारे पास डब्ल्यू पीवी वर्क और दूसरा होता है हमारे पास डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क।
नॉन पीवी वर्क के बारे में बता देता हूँ जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जैसे कि बैटरी, सुना है, डी यू इक्वल टू डी क्यू, डी क्यू को हम क्या लिख सकते थे, टी डी एस, डी पीवी वर्क को क्या लिख सकते थे, पी एक्सटर्नल डीवी बको यस, और नॉन पीवी को केवल ये लिखेंगे डी डब्ल्यू नॉन पीवी। कौन गिरा, क्या हो रहा है यार, चल रहा है। मैंने कहा था बोतल्स वगैरह बैग में रखो, फिर बाहर क्यों है, तुम पानी पीने की कोशिश कर रहे होगे, ऐसे कैसे गिर गई, आपकी ऐसी चोरी गिरी तो प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, जरा ध्यान से देखो, डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। डी यू प्लस पी डी वी क्या होता है, डी एच या डेल्टा एच, डी एच माइनस टी डी एस इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। और डी यू माइनस टी डी एस क्या होता है, डेल्टा जी, और ये आ गया डेल्टा जी इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। क्यों सिनर्जी आ गई फर्स्ट लॉ से, डी जी इक्वल टू नॉन पी वी। अब डेल्टा जी के आगे साइन पॉजिटिव है, और डेल्टा जी होता है जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, या आप इसको ये लिख लो जो भी है, डेल्टा जी का मतलब होता है जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, सॉरी डी जी कर लेना मैंने अभी दोनों जगह, डी जी या डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डब्ल्यू नॉन पी वी। डेल्टा साइन लगाते हो तो इधर डब्ल्यू लिखना, डी साइन लगाते हो डी डब्ल्यू लिखना। डेल्टा जी के आगे कौन सा साइन है बच्चों, डब्ल्यू के आगे कौन सा साइन है, डब्ल्यू के आगे पॉजिटिव साइन है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, और डेल्टा जी के आगे पॉजिटिव साइन है तो जी फाइनल ज्यादा है जी इनिशियल ज्यादा है, सेम घटना वापस आ गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी। देख लो फिर, वर्क डन नॉन पीवी वर्क डन लिख लो, नॉन पीवी वर्क डन ऑन द सिस्टम, नॉन पीवी वर्क डन ऑन द सिस्टम और यूजफुल वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसी को यूजफुल वर्क बोलते हैं, यूज वर्क करके, नॉन पीवी को बोलते हैं डब्ल्यू यूजफुल। हालांकि ये बिल्कुल यूजफुल नहीं लगता कई बार मुझे, अभी मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा, डब्ल्यू नॉन पीवी, डब्ल्यू यूजफुल वर्क। तो मैंने बोला है यूजफुल वर्क या नॉन पीवी वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in gives free energy, is equal to increase in gives free energy, is equal to increase in gives free energy of system। गुड मॉर्निंग, लिख लिया सबने, एग्जाम्पल लिखो, चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी, इन्वर्टर में बैटरी लगी होती है, उसकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वो काम नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो दोबारा से वो बैटरी चार्ज हो, जब बैटरी चार्ज हो रही है यानी उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो रही है, सेव हो रही है, तो वो जो एनर्जी यूज हो उसके अंदर चार्ज हो रही है या वो बैटरी चार्ज हो रही है, इसमें बोलते हैं हम लोग गिव्स फिर एनर्जी उसकी इनक्रीज हो रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी वापस से जाएगी तो घर के अप्लायंसेस उसकी इन्वर्टर की बैटरी से चलेंगे ना। नहीं समझ में आया, तो बैटरी का चार्ज होना गिव्स एनर्जी बढ़ना कहलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जरा सुनो, आपने दिन भर फोन पे बातें की, फोन डिस्चार्ज हो गया, तो कह रहे सर हम नहीं करते ज्यादा, टाइम आएगा तब करो, तो आपने दिन भर फोन पे बातें की, फोन डिस्चार्ज हो गया, क्या फोन काम करेगा, नहीं करेगा। बात पूरी ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको चार्जिंग में लगाया तो जब वो चार्ज हो रहा है इसका मतलब वर्क ऑन दी सिस्टम हो रहा है, जो फोन की बैटरी है वो सिस्टम है हमारे पास, तो अब हम चार्ज कर रहे हैं यानी बाहर से सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क डन, जब बैटरी जब मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तब आपने देखा होगा जो मोबाइल की बैटरी उसका साइज छोटा सा होता है, और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे उसका साइज
चेंज नहीं होता, पूरा सेंटेंस तो बोलने दो, उसका साइज चेंज, लेकिन फिर भी बैटरी में कुछ तो ऐसा हो जाता है जिस कारण जब दोबारा से हम उसे यूज करना चाहते हैं तो यूज होने लगता है। इसका मतलब एनर्जी कहीं तो सेव हुई है ना, वॉल्यूम चेंज, इसीलिए उसे नॉन पीवी वर्क बोलते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने चार्जिंग में लगाई बैटरी और 50% बैटरी चार्ज हुई और लाइट चली गई, तो क्या वो और चार्ज हो पाएगा? अब जब आप मोबाइल को यूज करोगे तो कितना यूज कर पाओगे? 100%? केवल 50%, यानी जितनी गिफ्ट सेव हुई उतना ही तो वर्क कर पाओगे। बात सुन, अगर वो 50% चार्ज हुआ तो 50% वर्क करेगा, अगर वो 60% चार्ज हुआ तो जितने यूजफुल वर्क उसके अंदर जमा होगा उतना ही यूजफुल वर्क के बराबर वो एनर्जी देगा। ठीक बात समझा, देख लिया? तो आंसर आप एग्जाम्पल आपके पास आ गया, चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब लिखिएगा दोबारा से इसी को, माइनस डेल्टा जी और माइनस डब्ल्यू नॉन पीवी, या माइनस डब्ल्यू यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस साइन लगा, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, और करके माइनस डब्ल्यू, ये और करके लिखा है, और करके माइनस डब्ल्यू, माइनस साइन देखने का छोटा सा हो गया, लिखिएगा यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, नेगेटिव साइन है तो वर्क डन पक्का, यानी अब हम मोबाइल से बातें कर रहे हैं तो मोबाइल का वर्क हो रहा है, आगे ना किया करो, इसीलिए मैं कह रहा था ये यूजफुल नहीं है। देखो, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। पी लो भाई, पी लो, जल्दी पानी पी लो। एग्जाम्पल लिख लें, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और सेल। लिखिएगा लाइन चेंज करके, जल्दी लिखना, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस, क्या था फॉर्मूला? डी जी इक्वल टू डी एच माइनस, नहीं मैंने टेम्परेचर नहीं बोला कांस्टेंट, प्रेशर बोला कांस्टेंट, डी टी एस। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस, जो मैंने लिखा है। अब डी एच को रिप्लेस कर देते हैं उसमें, डी जी इक्वल टू डी एच का फॉर्मूला डी यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस, डी जी इक्वल टू डी यू का होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी पी वी माइनस डी टी एस। एक्चुअली सर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं गैस पर, लिक्विड पर, सॉलिड पर डेल्टा जी का टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ इफेक्ट पढ़ाने की कोशिश, यानी मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू पी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, मतलब गिब्स एनर्जी पर प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मेरा टारगेट है, दैट्स व्हाई गिब्स एनर्जी को यूज कर, मैंने क्लाइमेक्स बता दिया, अब रीजन समझते हैं, बात नहीं करेंगे प्लीज। तो डी जी इक्वल टू डी क्यू को हम टी डी एस लिख सकते हैं, पको यस, डी डब्ल्यू को माइनस पी एक्सटर्नल डी वी लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी डी वी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी डी पी, और अगर दोनों वेरिएबल होंगे तो डी पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी माइनस डी टी डी एस। ये वैल्यू बहुत छोटी होंगी डी टी डी एस, इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, बहुत कम, नियरेस्ट टेंस टू जीरो एक्चुअली। और ज्यादा ध्यान से देखो, इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो गई, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल,
अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो पी एक्सएल इक्वल टू पी डीवी पहले पढ़ा के आया हूँ। जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तभी तो पी डीवी का टर्म आएगा। और टीडीएस से कहीं दिख रहा है टीडीएस? टीडीएस से टीडीएस कैंसिल, तो बचा क्या? डीजी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ये लास्ट में जो चीजें पढ़ाई जा रही है इसमें मैं बता दूंगा, लास्ट में भी एक टॉपिक आएगा, बस उससे ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इस पर वैसे जो मैंने लिखा है डीजी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, इस पर 2 साल पहले 3 साल पहले आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है एक, डायमंड कन्वर्टेड टू ग्रेफाइट के बेस पर। इसलिए फॉर्मूला इसके सामने लिख लो, रेयर यूज फार्मूला। बहुत कम यूज होता है लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता कई जगह। रेयर यूज्ड फार्मूला। तो जब मैं बात करूं कि रेयर यूज फार्मूला, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, बहुत काम का फार्मूला ही है, लेकिन कम यूज हो पाता है तो हमें लगता है कि इसका यूज नहीं। जहाँ यूज होता है वहाँ इसके अलावा काम भी नहीं चलेगा, इसे किसी और तरह से रिप्लेस भी नहीं कर पाते। गुड मॉर्निंग। अच्छा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क का फॉर्मूला क्या था? रिवर्सिबल आइसोथर्मल, हाँ बेटा तुम बताओ जल्दी, दोबारा बोलो जोर से। किसके बराबर बोला? तो इक्वल के पहले क्यों नहीं बोला कुछ? इक्वल के पहले से स्टार्ट करना है, इक्वल के बाद तक जाना है आप को। इसने मुझे वर्क का फॉर्मूला बोला है भाई, सुन लो ध्यान से। इसने बोला है वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इक्वल टू, देखो, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। पक्का? और इसको यहाँ क्या लिख सकते थे? माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू। कन्फर्म? कोई डाउट? यानी कहीं पर अगर ये लिखा होगा तो मैं इसको डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिख सकता हूँ। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर कहीं ये लिखा होगा तो उसमें डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिख सकता हूँ। ये फॉर्मूला गलत बोला है ना इसने? सही है? पक्का? चलो बैठ। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, तो ऐसे ही पूछा था मैंने टाइम पास करने के, थोड़ा याद रहे। जैसे एक्चुअली आप लोग सो रहे हैं, खड़े हो जाओ सब लोग। आलस चला रहा है बिल्कुल, इतनी स्लीपिंग क्लास चल रही है। बेटा खड़े हो जाओ, तुम्ही से पूछ लेते हैं अभी। चलो बताओ, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। बैठो और प्रॉपर आंसर देते जाना, और मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा अब। इक्वेशन 1 आपने दे दिया ना, डी जी इक्वल टू क्या लिखा था? लिखिएगा लाइन चेंज कर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब था आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, सेकंड लिख लो आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस जीरो। तो लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 डी जी इक्वल टू वी डी पी, लिख लिया? डी जी इक्वल टू वी डी पी। बात नहीं करनी प्लीज। आप जानते हैं फॉर आइडियल गैस डीजी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी डी पी। डीजी इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, सही लिखा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ तो पी लिख लो ना, कौन मना कर रहा है? एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर दो P1 से लेकर P2 तक, तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू, बकते रहो क्या आ जाएगा, एन आर टी एल एन पी टू अपॉन P1। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी कुछ। और आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन P1 अपॉन P2। और इसको आप ये भी लिख सकते थे माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन V1। नहीं समझ में आया?
और इसी को आप लिख सकते हैं इक्वल टू W रिवर्सिबल आइसोथर्मल। कितने दिन पहले पढ़ाई हुई थी गिब्स एनर्जी। मैंने कहा था मैं लास्ट में जाके प्रूव कर दूंगा वही, यानी W रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क गिब्स एनर्जी के बराबर भी हो। फिर आपके अभी जस्ट फॉर्मूला पूछा था, और इसीलिए पूछा था क्योंकि अगर पता है तो आपको मालूम है कि हम क्या लिख रहे हैं। इस ग्राफ को देख लो, यहाँ पर हम बना रहे हैं गिब्स एनर्जी वर्सेस प्रेशर। देखो यस, अब देखो यहाँ पर P1 P2 में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, मान लो P2 फाइनल है, क्या है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो P2 की वैल्यू बढ़ा रहे हो, और P2 बढ़ा रहे हो तो यहाँ टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, देख रहे हैं ना। तो पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये कि गैस के लिए वेरिएशन डेल्टा जी बढ़ेगा, लिक्विड के लिए भी बढ़ेगा, और सॉलिड के लिए नहीं बढ़ेगा। ये लाइन सीधी है ऑरेंज कलर की, थोड़ी सी तिरछी है, इतनी तिरछी रखना है। सबसे ज्यादा चेंज अगर किसी में आएगा तो वो किस में आएगा, गैस में, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई, देख लो जल्दी से। अगर प्रेशर चेंज करोगे तो गिब्स एनर्जी चेंज होगी, लेकिन सबसे ज्यादा, और तीनों का स्लोप सेम नहीं है। सॉलिड के लिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। हो गया नोट। फिर लिखिएगा फॉर केमिकल रिएक्शंस, फॉर केमिकल रिएक्शन डी डेल्टा आर जी इक्वल टू, आपको पता है केमिकल रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है बाय डिफॉल्ट, तो ये वाली इक्वेशन चलेगी। तो डी डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा वी डी पी, यानी हम लिख सकते थे, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो डेल्टा आर जी टू माइनस डेल्टा आर जी वन इक्वल टू डेल्टा वी पी टू माइनस पी वन। डेल्टा जी वन का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी एट प्रेशर पी वन, डेल्टा जी टू का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी एट प्रेशर पी टू। लिखना वेयर डेल्टा आर जी वन, वेयर डेल्टा आर जी वन gives free energy of reaction at pressure P1, gives free energy of reaction at pressure P1, gives free energy of reaction at pressure P1, gives free energy of reaction at pressure P। लिख लिया, तो लिखिए डेल्टा आर जी टू gives free energy of reaction at pressure P2, gives free energy of reaction at pressure P2। लिखिए लाइन चेंज करके। अभी इक्वेशन वन को देखो, हमने किस पे सॉल्व किया था इक्वेशन वन को, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना। अब लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन फर्स्ट विल बी, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वेशन फर्स्ट विल बी, क्या हो जाएगी इक्वेशन, डी जी इक्वल टू, लिखो डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी, डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी। इससे पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गिब्स एनर्जी कम होगी, पक्का। तो लिख लो यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, गैस में,
सबसे कम इफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा? सॉलिड में। ये है गैस के लिए ग्राफ, ये है लिक्विड के लिए, तीनों का स्लोप सेम नहीं रखने का है। सॉलिड में चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गिव्स की एनर्जी डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है गैस। देख लेना फॉर केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन के लिए डिस्कस करते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं डी डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर एस डी टी। इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा डेल्टा आर जी टू माइनस डेल्टा आर जी वन इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एस टी टू माइनस टी वन। डेल्टा आर जी वन का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर टी वन। डेल्टा आर जी टू का मतलब है गिव्स एनर्जी एट टेम्परेचर टी टू। टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देख सकते हैं गिव्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दिखा तो है ना सर टी टू मैंने केमिकल रिएक्शन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करने का मतलब टेम्परेचर थ्रू द कांस्टेंट होगा। इस रूम का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, तो जब मैंने इसमें कोई रिएक्शन शुरू की और खत्म की तो 30 पर रहेगी। लेकिन अगर किसी ने इसी रिएक्शन को ऐसे रूम में की जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली आपको ये नहीं समझ में आया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी तक। मैं डेल्टा जी को अलग अलग दो टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहा हूँ, उनके डिफरेंस निकलवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। कोई इंडिया में बैठ के प्रोसेस कर रहा है, कोई ब्रिटेन में बैठ के प्रोसेस कर रहा है, तो ब्रिटेन में टेम्परेचर का अलग लेवल है, यहाँ अलग है, उन चीज़ों की डिस्कस। तो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही बात है। T1 इज कांस्टेंट, T2 इज कांस्टेंट, बट दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस। हो गया नोट? लिखिएगा फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसा एक चैप्टर का नाम है। मैंने बोला है फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी, आर लगा लेना, रिएक्शन की बात करें, डेल्टा आर जी इक्वल टू डेल्टा आर जी डिग्री प्लस एल एन क्यू। क्वेश्चन इक्वेशन एक, केमिकल इक्वेशन सबने पढ़ा है, उसमें इक्वेशन बताई थी। केमिकल इक्वेशन में जब आपको लीचेटली प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, एक्चुअली का कांस्टेंट का केस बताया तब ये था, स्पॉन्टेनिटी केस में। ये ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बता रखी है केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास। देखो डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम, तो ऐसे लिखो पहले तो डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, gives the free energy of reaction at non-standard state, gives the free energy of reaction at non-standard state। देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लियर कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। बोर्ड पर देखो, एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इन ब्रैकेट वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। एक फॉर्मूला कभी सुना है? नहीं सुना कभी? ये कौन सी क्लास है?
इस चैप्टर के बाद में केमिकल इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तब तक लिख लो, चलो लिखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। लिख दिया? गुड मॉर्निंग। लिखते जाओ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से पढ़ाना है इसको, पता नहीं है तो इंट्रोड्यूस तो करूंगा। मैंने आपको पहले अभी लेक्चर के 15 मिनट 20 मिनट पहले एक स्टेटमेंट बोला था चैप्टर, अब मैं कुछ एडिटिव चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इससे ज्यादा पेन मत ले। मैंने आपको कहा था मैं कुछ एडिटिव चीजें, चैप्टर तो मैं खत्म कर चुका हूँ, मुझे डेल्टा जी के वेरिएशन कहाँ कहाँ आते हैं दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन। ठीक है ना, तो लिखो जल्दी से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी होता है गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। फिर लिखो डेल्टा जी डिग्री, डेल्टा जी डिग्री इसको बोलते हैं ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको? वही सेम स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड स्टेट gives the free energy of reaction at standard state, gives the free energy of reaction at standard state। लिख लिया? फिर लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो एंड क्यू इक्वल टू के। के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्यू इक्वल टू के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये ऊपर आपने हेडिंग डाली है ना, क्या हेडिंग डाली है? हेडिंग कुछ नहीं डाली है आपने, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही लिखा ना, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, कर दो, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा जी की जगह क्या लिखेंगे? जीरो। जीरो इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री, प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आर टी एल एन के, थोड़ा जल्दी लिखना। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आर जी डिग्री इक्वल टू आर टी एल एन के, आर टी एल एन के। इसको कोई से इक्वेशन दे दो, अभी तक कोई नंबर दिया क्या? तो ठीक है, नंबर दे दो। और कम से कम 7-8 लाइन खाली छोड़ दो, हालांकि जरूरत मुझे 6 लाइन से ज्यादा की नहीं है, बट आप 7-8 छोड़ दो, आपकी राइटिंग भी बहुत खराब है, मुझसे तो ज्यादा खराब हो रखी है। 7-8 लाइन छोड़ दो। ये 7-8 लाइन कब भरवाई जाएंगी बताए तो? केमिकल इक्वेशन खत्म करने के बाद बताऊंगा, वापस लौटूंगा तो इसलिए छोड़वा, इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम भी डलवा दिया केमिकल, क्योंकि बाद में हो सकता है सर घुमा दें कि इसमें हमने तो पढ़ा दिया था। इसके ऊपर मैंने इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल के नाम डलवाए कि जब इलेक्ट्रो की बात करूंगा तब भी बताऊंगा, और केमिकल की बात करूंगा तब भी बताऊंगा। 8 लाइन खाली छोड़ दो मिनिमम, ठीक है? फिर लिखिए लाइन चेंज करके, वी नो दैट, वी डोंट नो दैट भी चलेगा, वी नो दैट एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री टी डेल्टा एस डिग्री। पढ़ा था हमने, डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस, आज ही तो पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हो गया? और आर का मतलब क्या है? तो टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, तो डेल्टा जी डिग्री इक्वल टू डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हम इक्वेशन 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं? बस इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा, अगर इसको नहीं लिखना होता ना तो मुझे कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। 1 और 2 को बराबर लिख सकते हैं, यानी हमारे पास आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या इक्वेशन आ गई? आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा आर एच डिग्री माइनस टी डेल्टा आर एस डिग्री, यानी एल एन के इज इक्वल टू के, मैं कैसे लिख रहा हूँ बताता हूँ, के और उसके बाद साथ में क्या लिख रहा हूँ मैं? ई क्यू, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? सुनाई नहीं दिया मुझे? अब बोलना शुरू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद ये बोलना ही पड़ेगा, अब इसकी शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट क्लास के बाद, इसलिए इसको सीखना तो पड़ेगा ही। आप 2 दिन परेशान होना पड़ेगा कि सर ये कैसे क्या था, तो सब आ जाएगा टाइम। तो एल एन
K EQ equal to delta S degree upon R minus delta RH degree upon RT. Equation number third. अगर आप यहाँ पर कोई ग्राफ बनाते हैं ln k वर्सेस 1/t, तो आप देखो इसमें स्लोप मिलेगा आपको नेगेटिव, बको यस। स्लोप क्या मिलेगा? नेगेटिव। स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच डिग्री अपॉन आर एंड इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ तो गलत ये कर दिया ना, यहाँ बोर्ड पे देखो, यहीं से गलती हो रही है। यहाँ क्या साइन है? प्लस। प्लस है, सही करो उसे। तो यहाँ माइनस है, इसलिए बोलता हूँ सही रटना चाहिए। मैं सही था अभी तक, और यहाँ माइनस आएगा तो किसमें बिल्कुल सही है। सही कर लो दोबारा। यहाँ पर, यहाँ आपने माइनस साइन लगा रखा है, यहाँ प्लस करो। दिख गया? बात नहीं करना, एक इससे इसके बाद नहीं बताऊंगा दोबारा क्या मिस्टेक हुई। यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। इधर लेके आएंगे तो माइनस आ जाएगा ना। तो ये माइनस आर टी एल एन के यहाँ डाला, माइनस को सॉल्व किया तो इधर में आ जाएगी। लिखिएगा, मैं क्या लिखाने वाला हूँ सुनो। मैं ये बोलने वाला हूँ, T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। लिखिएगा। क्या कह रहे हो? कौन बात कर रहा है पहले? कौन बोल रहा है? हाँ तो ग्राफ जल्दी बनाओ ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखो, एट T1 टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, एट T1 टेम्परेचर equilibrium constant K1, at T1 temperature equilibrium constant K1, and at T2 temperature equilibrium constant K2, at T1 temperature equilibrium constant K1, at T2 temperature equilibrium constant K2। सर लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 3, एट T1 टेम्परेचर इक्वेशन होगी ln K1 इक्वल टू डेल्टा आर एस डिग्री अपॉन आर माइनस डेल्टा आर एच डिग्री अपॉन आर टी। इक्वेशन नंबर 4, एट T2 टेम्परेचर, थोड़ा फास्ट लिखना, ln K2 is equal to delta RS डिग्री अपॉन R माइनस डेल्टा RH डिग्री अपॉन R। लेकिन यहाँ T1 टेम्परेचर और यहाँ T2 टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा RH डिग्री अपॉन R इन दी ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये मैंने लिखाने की कोशिश की थी। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अभी जो गिब्स एनर्जी में पढ़ा है वो उसमें ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये इससे बाद में लिखी हुई थी ना, इसको हटाया। लेकिन ना अज्यूम डेल्टा एस एंड डेल्टा एच आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अजम्पशन कर लेना, क्योंकि मैं दो टेम्परेचर तो लिए हैं लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा एस को चेंज नहीं किया। अज्यूम डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब मजबूरी है मेरी, क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसको हेडिंग डाल के छोड़ देना, तो 12th क्लास में पढ़ेंगे। पहले तो सर 5-6 लाइन खाली छोड़ दो, 5-6 लाइन खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे तुम, वैसे भी नहीं पता इस बारे में। लिखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम काइनेटिक अप्रोच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम काइनेटिक अप्रोच, काइनेटिक केमिकल काइनेटिक चैप्टर होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम काइनेटिक अप्रोच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम काइनेटिक, लिख लिया। अगर 12th में अपन मिलेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो जरूर, लेकिन क्या होता है कई बार बैच सब बैच में इधर उधर शिफ्टिंग हो जाती है ना। हाँ ठीक है, फालतू बातें बाद में करेंगे। और मिलेंगे सभी लेकिन 12th में ना, तो केमिकल काइनेटिक जब पढ़ा देंगे तो उसमें हम ये जो फॉर्मूला भी डिराइव किया ना, ये उससे भी डिराइव करके बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला यही है। एल एन के टू अपन के वन इक्वल टू डेल्टा एच अपन आर इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2। मैंने अभी 4-5 लाइन क्यों छुड़वाई है खाली, उसका कारण बताता हूँ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो के की वैल्यू है वो या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो ये दोनों बातें डिपेंड करेंगी। सुनाई देगा? तो वो जो 4-5 लाइन खाली छोड़ी वो क्यों लिख लो जल्दी से। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो अभी छोड़ी है ना खाली लाइन, इसी की बात, उसी की बात कर रहा हूँ। लिखिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। देख लो, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव है तो इफ टी इंक्रीजेस देन के decreases, if T decreases then K increases। For exothermic reaction, if T increases then K decreases, if T decreases then K increases। फिर लिखिएगा for endothermic reaction, endothermic reaction डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लिखो if T decreases increases then K increases, if T decreases then K decreases। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अब आपको ये आना जानना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी। बोर्ड पर देखो, मैथमेटिकली समझाऊंगा आपको। नोट हो गया ये सब? गुड मॉर्निंग बच्चों। बोर्ड पर देखना, बोर्ड से निगाहें मत हटाना, और किसी की भी निगाहें इधर उधर हुई तो वो पिट जाए। और मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए, लिखना बंद करो। बोर्ड पर देखो, ये लिखा हुआ है एल एन के टू अपॉन के वन इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। थोड़ी बहुत मैथ तो पढ़ी है, लॉग पढ़ा है। मान लो डेल्टा एच की वैल्यू -10 है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, यानी ये वैल्यू -10 डाल दी, तो ये यहाँ पर साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब मैंने ये बोला कि टेम्परेचर लिया 300 केल्विन, और फिर मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर 310 केल्विन, बको यस। तो अगर 310 यानी T2 टेम्परेचर है और यहाँ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो मेरा क्वेश्चन ये कि देखो 310 माइनस 300 वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पॉजिटिव। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी तो K2 की वैल्यू K1 से कम आएगी। नहीं समझ में आया? पक्का नहीं समझ में आया? दोबारा बोल देता हूँ। यहाँ पर डेल्टा एच -10 का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। सुनाई दिया? अब यहाँ पर पहले टेम्परेचर कितना था, अब कितना है, टेम्परेचर बढ़ाया 310 माइनस 300, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल वैल्यू
तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ln K2 अपॉन K1 की वैल्यू मान लो -1 आ गई, मान लो। तो K2 अपॉन K1 इक्वल टू कितना होगा, 10 टू द पावर -1। नहीं समझ में आया? अरे लॉग वगैरह यूज कर लेंगे, सब कुछ लॉग में भी वैल्यू आएगी, सब कुछ है। कुल मिला के जो वैल्यू आएगी वो K2 की वैल्यू K1 से कम आएगी, K2 की वैल्यू K1 से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो K की वैल्यू कम हो गई, नहीं दिया? देखो एक्सोथर्मिक लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो K की वैल्यू। चलो उल्टा पढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए अभी हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 300। ये कितना है? मान लीजिए इनिशियल 300 है तो फाइनल हमारे पास 290 हो गया। कितना हो गया? और डेल्टा एच की वैल्यू -10 है। तो 290 माइनस 300 वैल्यू नेगेटिव आई। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? अगर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ln K2 अपन K1 मान लीजिए आपके पास आ गया 1, पॉजिटिव है ना, 1। तो हमारे पास K2 अपन K1 की वैल्यू अप्रॉक्स 10 टू दी पावर, मान लो लॉग वॉग चला गया, लॉग है ठीक है, लॉग लॉग, तो हमारे पास 10 आ गया, यस और नो? और 10 आ गया तो K2 इज ग्रेटर देन। तो अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था कम किया था? कम किया था। तो मैंने कहा जब टेम्परेचर कम करेंगे तो K की वैल्यू। कितने लोग मेरी बात समझ में आ गई? पक्का ध्यान रखना इस चीज में, फिर से पूछने वाला हूँ मैं आगे 3 दिन, 3 या 4 लेक्चर बाद पूछने वाला हूँ। बिल्कुल यही बात पूछूंगा, सेम पैटर्न। चलो एक बार फिर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने ये कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? तो चलिए मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू +10 है, ठीक ना। पहले टेम्परेचर 300 केल्विन है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ा के हमने कितना किया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो K2 ग्रेटर देन, समझ आ गया? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K की वैल्यू, लेकिन रिएक्शन कौन सी है? तो थर्मिक, समझ गया? चलिए उल्टी बात करते हैं, यहाँ पर 300 है बको यस, टेम्परेचर कम करके 290 किया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, तो K2 अपन K1 लेस देन बनाएगा, बनेगा, यानी K2 की वैल्यू कम हो गई। समझ गए? तो K बढ़ता है कम होता है एक्सो और एंडो में, ये आपको इस रिएक्शन से इसलिए समझाना। और एक टॉपिक मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक पढ़ाने का, क्योंकि बड़ी मुश्किल में मैंने रिस्क उठाकर केमिकल इक्विलिब्रियम को तो मैंने यूज कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन बाद ही है तो संभाल लूंगा। काइनेटिक थोड़ी संभाल पाऊंगा उस समय, तो रोना शुरू कर दोगे सर पता नहीं कहाँ से पढ़ा दिया, पढ़े नहीं पढ़े। अब ये चीज इंट्रोड्यूस होने वाली थी 4 लेक्चर बाद, तो मैंने कहा चलो पार्ट है तो मैंने बता दिया। कोई डाउट? तो ये चैप्टर ऑफिशियली आपका फिनिश हो गया है ना। अब डीपीपी निकालो, डीपीपी डीपीपी जल्दी। डीपीपीज हाँ, डीपीपी 1 हो गई। 1 में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनो। जो सॉल्व हो गए से यस, जो सॉल्व नहीं हुए से डाउट। डीपी1 थर्मोडायनेमिक, डीपी1 में फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 11th है, अच्छा। डीपीपी नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाकी हुए भी हैं। डीपीपी नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9 डाउट है। क्या है इसमें? प्रेशर वॉल्यूम में एरिया निकालो और एंटी क्लॉकवाइज साइन लगाओ। हेलो, टेम्परेचर है यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम में,
जो ग्राफ बनाया हुआ है ना ग्राफ, वहां देखो वाई एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है? प्रेशर पास्कल। और राइट हैंड सॉरी एक्स एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। तो पी वी का ग्राफ बना होता है तो उसका एरिया आप निकाल लोगे तो वर्क आ जाएगा। अब वो ट्राइंगल अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साइन पॉजिटिव लगा देना। अब जूल में आंसर दिया हुआ है तो आप उसे चेंज कर लेना। चेंज कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम है। चलो बता देता हूँ। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 101.325 जूल, पक्का? अच्छा, और 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। नहीं आता कैसे बदलेंगे? 1 ATM को यहाँ डाल के चेंज नहीं कर सकते यार। ये पढ़ाए हुए हैं सब कैसे सिस्टम। अगर यूनिट कन्वर्जन किसी जगह से आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, एक और किसी ने 5 नंबर बोला है। क्यों बोला है? बस P1 एरिया निकालना है यार। एरिया निकालना है, लिख लो यहाँ पर एरिया, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। दोनों केस में, थर्ड में भी और फिफ्थ में भी, एट्थ में। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है। द डायग्राम शोज पीवी ग्राफ थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, कंप्लीट वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन निकालना है तो आप यहाँ एरिया देखो ग्राफ। गुड मॉर्निंग बच्चों। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना दिख रहा है? 12, पक्का? और डी पॉइंट पर तो डिफरेंस कितने का हुआ? तो कर लो 10 इंटू ए पॉइंट पर वॉल्यूम कितना दिख रहा है? 1। बी पॉइंट पे वॉल्यूम तो 6 - 1 तो 10 × 5, पक्का? तो आपने लिखा है 10 × 5। अब यूनिट देखो, प्रेशर की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10⁵ का टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 10⁵ का टर्म लेके चलेंगे, ठीक है ना? 10 इंटू डिफरेंस 10⁵ वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, छोटा सा लिखा हुआ है तो प्रॉपर यूनिट में चलेगा। तो अब आपको यहाँ पर जो यूनिट आपके पास आ रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, उसे चेंज करना है किसके फॉर्म में? जूल में। और मैंने आपको बताया 1 जूल इक्वल टू, ये भी बता रखा, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट। सारी तरफ एरिया निकालना है, यूनिट बदलनी है। दोबारा लिख लो इसमें, कैलकुलेट एरिया एंड चेंज यूनिट, बस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डीपीवी 4, 5, 6 डिस्कस होंगी भाई। 4, 5, 6 क्यों? डीपीवी 9 तक दी थी ना पहले। हाँ तो 9 तक सारी डिस्कस होंगी। 10th भी डिस्कस होगी। हाँ डीपीवी 10 तक, केवल 10 तक। ये लीजिए, नेक्स्ट क्लास में प्लीज कीप क्वाइट, हम डीपीवी डिस्कस करेंगे। अभी अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद थर्मोडायनेमिक का एक छोटा भाई और है जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम उसे थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक, देन रेडॉक्स। ये आपका सीक्वेंस है। किसके लिए? अभी कहाँ बताए? बस आज के लिए इतना ही।